मुझे आशा है आप लोगों को जितनी बातें समझाई और बताई गई हैं वो याद होंगी। हाँ, याद है। बिटिया तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। मुझे ये बताओ, ये जो निवेश में निवेश करने के लिए क्या हमें कुछ और बातों को जानना भी आवश्यक है? जी काका, हमें समझदारी से निवेश करना चाहिए। जैसे? हमें सूझबूझ से निवेश करना चाहिए और निवेश करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला, सुरक्षा, सुरक्षित निवेश करें और जोखिम भरे निवेश से दूर रहें। दूसरा है तरलता, कम या ज़्यादा समय के लिए निवेश करने से पहले हम ये सोचें कि ज़रूरत पड़ने पर कितनी जल्दी निवेश को तोड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। और तीसरा है लाभ, यानी मुनाफा। लाभ के बारे में सोचना तो बहुत ज़रूरी है और हम सब लोग इसी कारण परेशान भी हैं। बहुत तरह की निवेश की हमें जानकारी भी मिली, पर सच कहूँ दीदी, अपनी खून पसीने की कमाई को हम कहाँ रखें, बस यही समझ में नहीं आता। और पैसे को घर में रखने में तो डर लगता है। आपके और आपके परिवार की परेशानी को समझने के लिए मैं आपसे ये पूछती हूँ कि जो आपकी कमाई है उसे आप सुरक्षित कहाँ रख सकते हैं? हम बैंक में रखने के बारे में सोचते हैं, और क्या। और हम या तो गहने खरीद लेते हैं या फिर पशु। बिल्कुल सही कहा तुमने। आज मैं आपको अलग अलग तरह के निवेशों के बारे में बताऊंगी। तो बेला, अब तुम्हारी बारी। और बेला की है पूरी तैयारी। निवेश, पैसा कहाँ लगा? बचत बैंक खाता। तरलता उच्च, सुरक्षा उच्च, लाभ निम्न। ये निवेश बहुत ही आसान है क्योंकि बैंक में कभी भी पैसे जमा किए जा सकते हैं और निकाले जा सकते हैं। बैंक कम ब्याज देता है। आवर्ती बैंक खाता। तरलता सामान्य, सुरक्षा उच्च, लाभ सामान्य। ध्यान देने वाली बातें, तय समय पर तय राशि जमा करनी पड़ती है और समय पूरा होने पर जमा पैसा निकाला जा सकता है। और साथ ही सिर्फ ब्याज का कुछ नुकसान उठाकर समय से पहले भी जमा पैसा निकाल सकते हैं। दीर्घ समय की बचत यानी लंबे समय की बचत यानी एफडी। तरलता निम्न, सुरक्षा उच्च, लाभ उच्च। ध्यान देने वाली बातें, लंबे समय के लिए जमा पैसे पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है जो कि ज्यादा लाभ देने वाला होता है। तय समय से पहले धन निकालने पर ब्याज कम हो जाता है। बैंक में पैसों को जमा करने से उनको जरूरत पड़ने पर निकालना आसान है। बैंक में जमा पैसा एकदम सुरक्षित है। स्वयं सहायता समूह में बचत। तरलता निम्न, सुरक्षा निम्न, लाभ उच्च। ध्यान देने वाली बातें, ये आवर्ती बैंक खातों यानी कि आरडी बचत के समान होता है। सुरक्षा कम होती है क्योंकि यदि कोई सदस्य चूक करता है तो जमा की वापसी संभव नहीं होती। जमीन। तरलता निम्न, सुरक्षा निम्न, लाभ उच्च। ध्यान देने वाली बातें, लाभ कभी कभी भले ही अधिक हो सकता है किंतु जोखिम अधिक रहता है। आसानी से बेचा नहीं जा सकता। ये भी हमेशा ध्यान दें कि जमीन के कागज हमेशा पक्के और पूरे हों। डाकघर बचत। तरलता उच्च, सुरक्षा उच्च, लाभ सामान्य। बैंक की तुलना में डाकघर की योजनाओं के लाभ ज्यादा होते हैं। सोना और चांदी। तरलता निम्न, सुरक्षा निम्न, लाभ उच्च। आसानी से बेचा जा सकता है, इसमें लाभ अधिक होता है। लेकिन यदि गहने आदि बना लिए जाएं तो एक तरफ जहां इनकी कीमत में गिरावट होने लगती है तो दूसरी तरफ गहने बनाने में जो पैसे खर्च हुए उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। खरीदने से पहले गुणवत्ता जांचें और उसका बीमा करवाएं। मकान। तरलता निम्न, सुरक्षा उच्च, लाभ सामान्य। ध्यान देने योग्य बातें, किसी आवासीय भवन का मूल्य उस भूमि के मूल्य पर निर्भर करता है जिस जमीन पर उसका निर्माण हुआ है। सुरक्षित होता है क्योंकि कोई उसे उठाकर कहीं ले जा नहीं सकता। तो समझे काका, कौन कौन से सुरक्षित निवेश हैं हमारे पास? श्याम, परेशान क्यों हो? कोई उलझन है क्या निवेश को लेकर? दीदी, आपने इतना कुछ बताया निवेश के बारे में, पर मुझे लग रहा है कि और भी कुछ ऐसे निवेश हैं जिनके बारे में आप बात करना भूल गई हैं। ऐसे कौन से निवेश हैं? मैं बताती हूँ दीदी। दरअसल ये जहाँ निवेश करना चाहते हैं वहाँ इनके पैसे दुगने हो जाएंगे। जी हाँ दीदी, आप इन जगहों के बारे में भूल गए थे। दोगुना? दोगुना नहीं श्याम, ये जोखिम भरा निवेश है। जोखिम भरा? जी हाँ काका, जोखिम भरा।
अब मैं आपके सवाल के जवाब को हम अच्छे निवेश और बुरे निवेश के जरिए कुछ इस तरह से समझाते हैं। निवेश जुआ, लॉटरी, पॉन्जी योजनाओं या फिर चिट फंड में आप निवेश करेंगे या पैसे लगाएंगे तो इसमें आपको पैसों को दुगना होने के बारे में बताया जाता है, पर असलियत में इन सब में पैसा लगाने से पैसा वापसी की कोई उम्मीद नहीं रहती और ये सब एक तरह से खराब निवेश है। इन जगहों में निवेश करने से हमें बचना चाहिए क्योंकि इन योजनाओं में ज्यादा ब्याज की पेशकश की जाती है, लेकिन कई बार लोग इनमें अपनी गाढ़ी कमाई गंवा बैठते हैं। तो समझे श्याम, हमेशा निवेश करते समय समझदारी अपनाएं और अपने पैसों को दोगुना होने वाली योजनाओं से बचाएं। जी दीदी, समझ गया और आज के बाद इस बात का हमेशा ख्याल भी रखूंगा। कभी ना करना निवेश को लेकर कोई भी भूल। जुआ, लॉटरी और चिट फंड से रहना हमेशा कोसों दूर। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, पर मेरा एक सवाल था, ये जो हम कर्ज लेते हैं क्या इसके ब्याज की गणना भी अलग प्रकार से होती है? जी हाँ काका, इसको समझने के लिए, ब्याज गणना के तरीके समझने के लिए मैं आपको एक कहानी समझाती हूँ। धनवती दीदी। नमस्ते अंजना, कैसी हो? दीदी नमस्ते। दीदी ठीक हूँ। अंजना दीदी, आप कुछ परेशान लग रहे हो। सब ठीक है ना अंजना? आप दोनों सच में सबकी परेशानी जान जाते हो। हाँ दीदी, मैं कर्ज के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान हूँ। बताओ, कर्ज के बारे में क्या सोच रही हो तुम? घर में खर्चों को देखते हुए मुझे अपने घर में आमदनी के साधन को बढ़ाने के लिए एक भैंस खरीदनी है ताकि उसका दूध बेचकर घर की आमदनी बढ़ सके। ये तो अच्छी बात है कि तुम घर में आमदनी के साधन को बढ़ाने के बारे में सोच रही हो, पर इसमें परेशानी वाली क्या बात है? दीदी, इसके लिए मुझे कर्ज की आवश्यकता पड़ेगी, पर मुझे कर्ज के नाम से सोचते हुए डर लग रहा है। अरे अंजना दीदी, आप कर्ज से इतना क्यों डर रहे हो? मैंने सुना है कि यदि कर्ज की शर्तों को पूरा ना कर पाए तो हम बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। अरे दीदी, पहले कर्ज की शर्तों के बारे में जानें और फिर उसको अपनाने के बारे में सोचें। बिल्कुल सही कहा बेला, और कर्ज लेते वक्त हमेशा कर्ज लेने की शर्तों पर ध्यान दें। जैसे ब्याज दर। ब्याज दर की गणना किस प्रकार से होगी? अन्य शुल्क जैसे संसाधन शुल्क या देरी से भुगतान का शुल्क इत्यादि। और एक बात हमेशा याद रखें कि घटते ब्याज दर पर ही कर्ज लें, क्योंकि मूलधन की चुकौती के साथ साथ देय ब्याज भी घटता जाएगा और सपाट दर का कर्ज हमेशा महंगा पड़ेगा। दीदी, सपाट दर का कर्ज? यह बात कुछ समझ नहीं आई। चलो फिर, अब बेला तुम्हारी बारी। और बेला की है पूरी तैयारी। मान लेते हैं कि रंजना ने 3,000 रुपए का कर्ज 2% वार्षिक ब्याज दर पर 3 महीने के लिए लिया है और सपाट यानी साधारण ब्याज दर पर चुकौती के लिए मासिक किस्त कुछ इस प्रकार से बनेगी। पहले माह मूलधन 1,000 रुपए, ब्याज 60 रुपए, मासिक किस्त की राशि 1,060 रुपए। दूसरे माह मूलधन 1,000 रुपए, ब्याज 60 रुपए, मासिक किस्त की राशि 1,060 रुपए। तीसरे माह मूलधन 1,000 रुपए, ब्याज 60 रुपए, मासिक किस्त की राशि 1,060 रुपए। तो कुल योग हुआ मूलधन 3,000 रुपए, ब्याज 180 रुपए और मासिक किस्त की राशि हुई 3,180 रुपए। और अब बात करते हैं घटते शेष पर ब्याज चुकौती के लिए मासिक किस्तों की स्थिति। मान लेते हैं कि रंजना ने 4,000 रुपए का कर्ज 2% वार्षिक ब्याज दर पर 4 महीने के लिए लिया है। पहले माह मूलधन 1,000 रुपए, ब्याज 80 रुपए, मासिक किस्त की राशि 1,080 रुपए, बकाया शेष 3,000 रुपए। दूसरे माह मूलधन 1,000 रुपए, ब्याज 60 रुपए, मासिक किस्त की राशि 1,060 रुपए, बकाया शेष 2,000 रुपए। तीसरे माह मूलधन 1,000 रुपए, ब्याज 40 रुपए, मासिक किस्त की राशि 1,040 रुपए, बकाया शेष 1,000 रुपए। चौथे माह मूलधन 1,000 रुपए, ब्याज 20 रुपए, मासिक किस्त की राशि 1,020 रुपए, बकाया शेष 0। तो मूलधन हुआ 4,000 रुपए, ब्याज 200 रुपए और मासिक किस्त की राशि हुई 4,200 रुपए। अरे दीदी,